हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सबसे मस्त है, स्वस्थ में, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों 20 मार्च वो दिन है जब आप लोग का सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और सोशल साइंस में बहुत बच्चे को डर लगता है क्योंकि दोस्तों पिछली बार सोशल साइंस ने बहुत दगा दिया था। और आज हम लोग दोस्तों इसमें देखने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि दीर्घ उत्तरीय वाले हैं। ठीक है, इससे सवाल जरूर पूछा जाएगा। ज्यादा सवाल नहीं है दोस्तों, अभी छोटे छोटे वीडियो अपलोड करते हैं आप लोग बोरिंग ना हो। जैसे एग्जाम सामने आएगा आप लोग को लॉन्ग वीडियोस मतलब पूरा मैराथन टाइप का वीडियोस देख के पूरा रिवीजन कंप्लीट करवा देंगे। तो बस पढ़िए, मेहनत कीजिए रेगुलर, ताकि बोर्ड एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, साल भर कुछ नहीं पढ़े तो अब ये सोचने का वक्त नहीं है। अब ये सोचने का वक्त है कि आगे जो आपका लगभग 1 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ उसमें हम कैसे पढ़े। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। देखते हैं क्या क्या सवाल है। सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ज्यादा सवाल नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लीजिए। और सबसे बड़ा चीज समझ जाइए, मैं समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस एग्जाम में जाके दिमाग से चाप देना। चलो शुरू करते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचाने के लिए। तो दोस्तों हम लोग का सबसे पहला सवाल है, कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करें। दोस्तों कॉर्न लॉ क्या है और उसको समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभाव की व्याख्या करें। तो देखिए क्या है आखिर ये चीज। कॉर्न लॉ समाप्ति के बाद देखिए कम कीमत पर खाद्यान्नों का आयात किया जाना। देखिए कॉर्न मतलब मकई होता है, ठीक है। तो क्या हुआ था ना, कॉर्न लॉ समाप्त करने के बाद ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करें। मतलब ब्रिटिश सरकार ने जब फैसला लिया कि चलो भाई कॉर्न लॉ समाप्त कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, तो कॉर्न लॉ की समाप्ति के बाद कम कीमत पर खाद्यान्नों का आयात किया जाने लगा। विदेशों से आयातित खाद्यान्न ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्यान्नों से बहुत सस्ते होते थे। क्या हुआ था दोस्तों, जब ब्रिटेन में क्या हुआ था, कॉर्न लॉ लगाया गया था, तो मतलब बाहर से चीज आयात नहीं हो पा रहा था। ठीक है, उस ऐसे में क्या था, जो वहाँ के लोकल के किसान थे उनको खासा लाभ, अच्छा मुनाफा हो रहा था। लेकिन जब कॉर्न लॉ समाप्त कर दिया गया, जो कॉर्न लॉ पर टैक्स लग रहा था, बाहर से कोई भी सामान आ रहा था, ठीक है, खाद्यान्न को भी बाहरी बाहरी देश से आ रहा था, उस पर जो टैक्स लग रहा था वो जब ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया, यानी कि जब कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया, तो क्या हुआ, बाहर से सामान, विदेश से सामान आने लगा, खाद्यान्न सामान आने लगा। कौन, जहां ब्रिटिश सरकार के देश में, ठीक है, ब्रिटेन में। तो क्या हुआ, जो ब्रिटेन के किसान थे उनका अब क्या हो गया, दिक्कत हो गया। क्यों? क्यों बाहर से सस्ते सस्ते दाम में सामान आ जाने लगे और ब्रिटेन के किसान उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। देखो क्या हुआ, कॉर्न लॉ की समाप्ति के बाद कम कीमत पर खाद्यान्नों का आयात किया जाने लगा, दूसरे देश से कम कीमत पर सामान आने लगे। विदेशों से आयातित खाद्यान्न ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्यान्नों से बहुत सस्ते थे। क्या हुआ था, जो विदेशों से कोई खाद्यान्न मतलब खाने का चीज आता था, जो ब्रिटेन में पैदा हो रहा उससे बहुत सी सस्ते थे। फलस्वरूप ब्रिटेन के किसान आयातित खाद्य पदार्थों की कीमतों का मुकाबला नहीं कर सके, और जिस कारण क्या हुआ कि ब्रिटेन के किसान जो बाहर से सामान आ रहे थे उसकी मुकाबला, उसकी कीमतों का मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन में उस तरह का तब टेक्निक डेवलप नहीं हुआ होगा। ठीक है, वहां पर अब किसान ज्यादा दाम पर नहीं बेच पा रहे थे, क्योंकि कॉर्न लॉ जब था तो बाहर से सामान नहीं आता था क्योंकि टैक्स लगता था। ठीक है, जब ये खत्म कर दिया गया तो फिर क्या हुआ, बाहर से सामान आने लगा और ब्रिटेन के किसान पर बहुत दिक्कत हो गया, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई। धीरे धीरे किसानों ने खेती बंद कर दी। भाई साहब क्यों नहीं करेंगे, जब उनको मुनाफा ही नहीं होगा, वो सामान कर बनाएंगे जाके बाजार में बेचेंगे, कम कीमत पर बेचेंगे, तो फिर उसको लाभ ही क्या होगा। क्योंकि दोस्तों वो मेहनत करते थे, हाथ हाथ से काम करते थे और विदेश से जो आता था अलग अलग टेक्निक से यूज करते थे, उन्हें कम दाम पर बीज मुहैया हो जाता था। लेकिन ब्रिटेन के किसानों के साथ ऐसा नहीं था, उन्हें बीजों का भी ज्यादा दाम देना पड़ता था। ऐसी कोई टेक्निक भी उपलब्ध नहीं थी कि चलो भाई नई नई मशीन से हम ज्यादा फसल उगाएंगे। ठीक है, तो वो चीज फिर ब्रिटेन का जो खेती का लागत था ज्यादा पड़ रहा था, और ऐसे में वो सस्ते सामान कैसे बेच दे, तो उनको किसानों को खेती बंद कर दी। किसानों ने, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, गांव के गांव वीरान हो गए, गरीब किसान शहरों तथा अन्य देशों में जाकर बसने लगे। भाई साहब गांव में मेन क्या होता है, आप भी गांव में रहते हैं, शहर के लोग खेती थोड़ी करते हैं, गांव में ही खेती होती है, गांव के लोगों में ही दोस्तों सच्चा भारत बसता है। ठीक है, तो गांव वाले जब खेती नहीं करेंगे तो उनको जब लाभ ही नहीं हुआ तो खेती क्यों करने जाएंगे भाई साहब। ठीक है, तो क्या वो बाहर का शहरों की तरफ जाने लगे, काम करने लगे, विदेशों में जाकर बेचने लगे। समझ गया है, तो ये था कॉर्न लॉ, जो समाप्त करने पर वहां के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अगला सवाल है, राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों की चर्चा करें। देखो राजनीतिक दल को सुधारना है तो कोई आइडिया देना है, चलो मैं आइडिया देता हूं, आप लोग समझो। ठीक है, भारत में राजनीतिक दलों के सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए। क्या क्या किया गया, चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी करके सभी दलों के लिए संगठित चुनाव करना और आयकर रिटर्न भरना आवश्यक कर दिया है। ठीक है, क्या बोल दिया कि चुनाव आयोग ने, ठीक है, चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, उन्हें एक आदेश जारी किया और सभी दलों के लिए क्या, संगठित चुनाव करना, ठीक है, एक साथ चुनाव करना और आयकर का रिटर्न भरना आवश्यक कर दिया कि अगर कोई भी कमाई हो रहा है तो उसका रिटर्न भरना पड़ेगा।
दूसरा देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीज दूसरा पॉइंट है क्या है, विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। यानी दल बदल मतलब क्या, मान लो कोई नेता एक देश से जीत गए, सॉरी एक देश से बोले, एक दूसरी पार्टी से जीते और वही नेता जीतने के बाद अपना पद की लालच में दूसरा पार्टी उसको क्या बोल रहा है, भाई साहब तू मेरी पार्टी में आ जा, मैं तुझको इस ये वाला चीज दे दूंगा, ये वाला पद दे दूंगा। तो ऐसे में क्या करते थे, ये जो यहाँ पर नेता जीतते थे इस पार्टी को छोड़ देते थे और दूसरा पार्टी जो जाकर ज्वाइन कर लेते थे अपनी मंत्री बनने की चाहत में। तो ये दल बदल होता है दोस्तों। तो इसको रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधी, क्योंकि दोस्तों क्या होता था कि जो चुनाव होता था उसमें ज्यादातर अपराधी प्रवृत्ति के लोग आ जाते थे, पैसे के बल पर वो चुनाव जीत जाते। अब भी दोस्तों बहुत सारी जगह पर ऐसे होता है कि चुनाव से एक रात पहले एकदम बोरा बोरा पैसा भर के ला के दे दिया जाता था और चुनाव ले लिया जाता है, मतलब वोट ले लिया जाता है। ऐसे में समझ सकते हो दोस्तों, आपको जो आज 100 रुपया दे रहा है ना, कल आप ही 100,000 रुपया वसूल लेगा। तो ये बिल्कुल भी गलत है। तो इसके लिए दोस्तों आदेश जारी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई इस प्रकार का पकड़ा जाता है तो उसको चुनाव जो उसको वरीयता दी गई चुनाव का उसको रद्द कर दिया जाएगा। चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति के ब्यौरे का शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि कोई भी अगर चुनाव लड़ेगा तो उसके पास कितना संपत्ति है उसको उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। भाई साहब मेरे पास इतना संपत्ति है, मैं करोड़ों रुपया मेरे पास है, अरबों रुपया मेरे पास है, या लखपति है या फिर कुछ भी नहीं है, उसको शपथ पत्र देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों राजनीतिक दल में धीरे धीरे सुधार हुआ है पहले से। अगला सवाल दोस्तों देख सकते हैं क्या है कि ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों के अंतर को स्पष्ट करें। क्या होता है ऋण का औपचारिक स्रोत, क्या होता है ऋण का अनौपचारिक स्रोत, चलो देखते हैं दोनों में अंतर क्या क्या है। तो देखो सब दोस्तों जब भी अंतर पूछेगा तो आप लोग बीच एक लाइन देना, इधर लिखना औपचारिक स्रोत, इधर लिखना अनौपचारिक स्रोत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उस तरह लिखा नहीं जा सकता इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया। तो आप लोग जब लिखोगे तो एक तरफ औपचारिक वाला लिखोगे, दूसरा तरफ अनौपचारिक वाला लिखोगे। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं जैसे बैंक और सहकारी समितियां। औपचारिक मतलब क्या, जो सर्टिफाइड है, जो सरकार द्वारा पंजीकृत है, जैसे बैंक हो गया, ठीक है, सहकारी समितियां हो गया, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सारी चीज समझ गए। ये सब क्या है, ऋण के औपचारिक स्रोत है। इनका ब्याज दर निश्चित होती है और इसका रेट क्या फिक्स्ड होता है कि भाई साहब अगर आप लोन ले रहे हो तो 7.5 या कितना % देना है तो दो, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, आप इतना पैसे देना होगा आपको। ठीक है, मतलब इनका ब्याज दर फिक्स होता है। औपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि औपचारिक ऋण से आप ऋण लिए तो एक महीना बाद ही आपको शोषण, आपका घर आ गया, वो मांगने लगा, डेली डेली आपको परेशान करने लगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, औपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता। हाँ, अगर आप ऋण लोगे और भाग ही जाओगे तब तो कुछ और ही बात है ना, तो ये अलग चीज है। तो औपचारिक ऋण के स्रोतों में क्या, ऋण लेने वाले पर शोषण नहीं होता है, उसको गाली गलौज का सामना करना नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। ठीक है, हाँ अगर ऋण नहीं देता है तो उस पर बाद में कानूनी प्रक्रिया होगी, लेकिन उस पर कोई शोषण नहीं होता है कि भाई साहब तुमको डेली परेशान किया जाएगा, तुमको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, ऐसा नहीं होता है वहां पर। अगला देखो पॉइंट क्या है कि ये निगरानी आरबीआई करती है। जो औपचारिक स्रोत है इसकी निगरानी कौन करती है, आरबीआई करती है, और इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना है। ठीक है, और जो औपचारिक स्रोत है क्या, बैंक वाले सामाजिक कल्याण की दृष्टि से ऋण प्रदान, सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करते हैं। भाई साहब ऐसे मैं आप लोगों के लिए जानकारी दे दूं कि कोई भी समाज कल्याण यहाँ पर कोई भी बैंक नहीं करता है। किसी को अगर ऋण देता है, हाँ सरकार अगर उसमें इन्वॉल्व है तो अलग बात है। सरकार जैसे किसी किसान को किसी बैंक के माध्यम से लोन दे रहा है तो उसमें भले बिल्कुल कम लगेगा, कम इंटरेस्ट, लेकिन आप कभी बैंक से लोन लेने जाओ, ठीक है, आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सामाजिक कल्याण तो हुआ नहीं, बैंक वाले ऐसे ही बैंक खोल के थोड़ी रखे हैं, लाभ कमाने के लिए खोले हैं ना, तो वो चीज हो गया। हाँ, सरकार आपको किसी से ऋण दिलवा रहे हैं तो आपको उसमें कम इंटरेस्ट मिल जाएगा, और ये बिल्कुल सही बात है। इनका उद्देश्य तब सामाजिक कल्याण के लिए होगा। अब दोस्तों अनौपचारिक स्रोत में देखो ठीक उसका उल्टा होता है। क्या होता है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता है। जैसे ऋण का औपचारिक स्रोत में क्या होता है, सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, जैसे बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, लेकिन ये क्या होता है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता है, जैसे साहूकार, व्यापारी और रिश्तेदार आदि। ठीक है, आपको कोई पैसे की जरूरत पड़ता है तो आप साहूकार के पास जाते हो, किसी व्यापारी से उधार मांगते हो, और नहीं तो अपने रिश्तेदार से ही मांग लेते हो। तो ये कोई सर्टिफाइड लोग थोड़े है। ठीक है, इनका ब्याज दर निश्चित नहीं होता है। ठीक है, साहूकार मान लो आपको बोलेगा तुम मुझे 10% देना पड़ेगा, मान लो व्यापारी बोलेगा मुझे 12% चाहिए, आपका रिश्तेदार है चलो बोलेगा मुझे 8% पर ही दोगे तो चल जाएगा। तो इसका कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, चल अलग अलग, मतलब इसका जो जब मन करे, ठीक है, यही साहूकार चाहेगा कुछ दिन बाद बोलेगा नहीं मुझे 12% चाहिए, तो इससे कोई फिक्स नहीं होता है।
इनका ब्याज दर निश्चित नहीं होता है। अनौपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण होता है। और भाई साहब, अगर आप समय पे पैसा नहीं चुका पाए ना तो आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, गाली गलौज किया जाएगा और डेली डेली आपके घर आकर आपको परेशान किया जाएगा। ठीक है, वैसे ऋण लेना बहुत बुरी बात, मतलब ऋण लेकर चुकता ना करना बहुत बुरी बात है। लेकिन दोस्तों, जो औपचारिक है उसमें उतना शोषण नहीं होता, लेकिन अनौपचारिक ऋण के स्रोत में शोषण होता है लोगों के साथ। ठीक है, और आप सोचोगे सर शोषण नहीं होगा औपचारिक में, हम ऋण लेके भाग जाएंगे। बिल्कुल, ऋण लेके भाग जाओ तो उसका भी अलग व्यवस्था किया गया है। तो ऐसा कभी मत करना, ऋण लेने की ही कोशिश मत करना जब तक कि बहुत ज़्यादा जरूरत ना पड़े। 4 नंबर क्या है, इनकी निगरानी आरबीआई नहीं करती। तो बिल्कुल इनका निगरानी कौन, आरबीआई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाने के लिए होता है। और दोस्तों, कोई भी देता है ये लोग, जो ऋण देगा आपको तो उनको तो लाभ ही चाहिए ना, बिना लाभ कमाने के लिए ऋण नहीं देंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है आप लोगों का ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत में अंतर। जी हाँ, समझ गए हैं? तो ये आप लोग का अभी आज हम 3 लॉन्ग क्वेश्चन देखे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और आई थिंक अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे हो तो मैं गारंटीड कहता हूं आप लोग एग्जाम में इसके बारे में लिख के ही आओगे, क्योंकि हर एक चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अभी छोटे छोटे वीडियो अपलोड होंगे, इसके बाद जैसे एग्जाम आएगा सभी का मैराथन वीडियो आकर सभी कुछ एक साथ रिविजन कराया जाएगा। जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़िए, मेहनत कीजिए, एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आएगा। और 1 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में बिल्कुल बोर्ड एग्जाम फोड़ने के लिए रेडी रहिए और अभी पढ़ जाइए। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।